हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने मेरे ख्याल से टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और आपने देखा होगा कि एक स्थिति में आप रहे होंगे कि अपनी तैयारी को आप इवैल्यूएट कर पाएँ कि आपने कितना पढ़ा है और आपको और कितनी पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारा टेस्ट लेने का मकसद यही होता है कि आप बीच-बीच में अपने को इवैल्यूएट करते रहें, अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करते रहें, ताकि कितनी और मेहनत की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा आपको लग सके। तो अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइएगा, क्या है आपके सजेशंस, कैसे रहे आपके फीडबैक, आपको टेस्ट पसंद आया, नहीं पसंद आया, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस और साथ-साथ कुछ और एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चंस मैंने ईज़ी टू मॉडरेट लेवल में ही सेट किया था। बहुतों को थोड़ा टफ लगा होगा, पर आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो ट्रेडिशनली सेट नहीं किए गए थे, मीन्स फैक्चुअल नहीं थे, थोड़ा उसमें और अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत मतलब ज़रूरत के हिसाब से उसको सेट किया गया था। पर ओवरऑल क्वेश्चंस ईज़ी टू मॉडरेट थे। कुछ तो क्वेश्चंस डायरेक्ट वीडियो से ही उठा के दे दिए गए थे। अगर क्वेश्चंस सही से आपने रीड किया होगा, तो आसान थे क्वेश्चंस बहुत सारे। नॉट के रेफरेंस में अगर कुछ लोगों ने अगर नॉट नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चंस में ध्यान से, तो वो गलती हुई होगी। तो हमारा टेस्ट लेने का ये भी मकसद है कि आप क्वेश्चंस को रीड करें, सीरियसली रीड करें, उसको केयरफुली रीड करें। नॉट है या नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको ढंग ढंग से रीड करें और फिर शांति से अपने आंसर्स को सेलेक्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वार्म करंट। ठीक है, तो वार्म करंट जब पूछ रहा है, नॉट द वार्म करंट जब पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि कोल्ड करंट की बात हो रही है। यहीं पे सीधे हमें पकड़ लेना है। तो कौन कौन सा कोल्ड है? तो कैनरी है और बेंगुला करंट है। गल्फ स्ट्रीम एंड ब्राजील स्ट्रीम दोनों क्या है? वार्म करंट है। तो ये दो ऑप्शन की वजह से हमारा मोर देन वन करेक्ट है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो वीडियो से पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो में अगर ओशन करंट ढंग से पढ़ा है तो बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, वीडियो से ही उठा के दे दिया गया था कि द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड रिवर मंदाकिनी इज एट। द करेक्ट आंसर होगा इसका रुद्रप्रयाग। जिन्होंने गलत किया होगा, एक बार फिर से वीडियो देखिए, नोट्स को रेफर करिए, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे जो नदियां मिलती हैं, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, किस किस पॉइंट पे मिलती हैं, उनका पर्टिकुलर नेम क्या, ये सब डिस्कस किया गया है। आप एक बार फिर से रेफर करेंगे, अभी फिर से उसको रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो अगर समझ में नहीं आया होगा, मिस्टेक हुई होगी, तो आप वीडियो को रेफर करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके, तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एंड मंदाकिनी मीट एट रुद्रप्रयाग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को सेट करने के लिए कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। मोहो और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, पर मेरा मकसद था कि जो और भी डिसकंटिन्यूटी के जो लेयर्स हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिया जाए, क्योंकि कई बार वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं कर पाते हैं। लेटर ऑन जब हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कुछ ऐसे टेस्ट के मार्फत ही आपको बता पाते हैं। ओके, पर इसमें भी एक पॉजिटिव थिंग ये थी कि इस क्वेश्चन को आप 50-50 के रेशियो से सॉल्व कर सकते थे। देखिए, मोहो डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर आपको पता होता, करेक्ट पता होता, तो आप इसको 50-50 के रेशियो से कंप्लीट कर लेते, मतलब एटलीस्ट आप ऑप्शंस को कॉन्साइज कर लिए होते। देखिए, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो तो हमारा क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। गुटेनबर्ग जो है हमारा, वो मेंटल और कोर के बीच में है, तो 1 और 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। मान लीजिए 3 और 4 ऑप्शन के बारे में आपको कतई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी आप 2 ऑप्शन तो एक्सक्लूड कर पा रहे हैं। तो 1-2 जब गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास 3 एंड 4 बचा और नन ऑफ द अबव बचा। तो जो ये 5 ऑप्शन है उसमें से आपने कॉन्साइज करके 2 ऑप्शन तो कर लिए। तो यही है हमारा 50-50 का जो हम बात करते हैं कि ऑप्शंस को रिड्यूस करना, जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए सही होने की। अब इन 2 ऑप्शन में से अगर आपने कुछ गेस वर्क किया हो या लक के हिसाब से अगर आपका सही बन गया तो बन गया, अगर मान लीजिए गलत हुआ तो गलत भी हुआ, पर हमने ऑप्शंस तो कॉन्साइज कर लिया। तो ये एक तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करने का और उसको कुछ हद तक सही आंसर तक पहुंचने का भी। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस कर लेंगे इस डायग्राम के थ्रू।
देखिए, जो मोहर डिस्कंटिन्यूटी है जिसका फुल फॉर्म होता है मोहरिक, वो हमारे क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग जो है वो हमारा मेंटल और कोर के बीच में। ये तो ओवरऑल आपको पता है, पर साइंटिस्ट का क्या कहें कि वो अब लेयर के अंदर भी घुस घुस के उसको, उसके भी डिफरेंट जो लेयर्स हैं, जो उसके डिस्कंटिन्यूटी है, उसको भी नाम दे रखे हैं, हमारे लिए काम बढ़ा देते हैं। तो जो अब इसमें देखिए, आप क्रस्ट में भी डिफरेंस कर दिया गया है, उसमें एक डिसकंटिन्यूटी लेयर शामिल कर दी गई है कि बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट सी है, कोनॉड भी सी है, तो इस चीज को आप सी से कनेक्ट कर लीजिए। तो जो कोनॉड डिसकंटिन्यूटी है वो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में हो गई। ठीक है, मोहरिक जो है वो आपको ओवरऑल पता है कि वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरिक हो गई। फिर आता है हमारा रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, वो हमारा अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में है। ठीक है, उस तरह से फिर गुटेनबर्ग जो हमारा लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है, और जो लेहमैन है वो आउटर एंड इनर कोर के बीच में है। तो जो कोनॉड और लेहमैन जो है, कोनॉड हो गया हमारा क्रस्ट के बीच में, मतलब अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दिया, और लेहमैन जो है वो कोर के अंदर में डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके इनर और आउटर कोर के बीच में। बाकी हमारा एडजेसेंट जो लेयर्स हैं उनके बीच में सब लेयर्स के तौर पे इनका नामकरण किया गया है। तो ये आपको एक बार याद करने से ही पता चलेगा। तो आप एक क्रम में इसको समझ लेंगे तो आसान है आपको याद करना भी। तो इससे आपको ये पता चलिए कि और भी बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी लेयर्स हैं जो इनकेस पूछे भी जा सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछे जाए तो इन्फॉर्मेशन लेने में क्या जाता है। वैसे भी एग्जाम में हमें तो पता नहीं ना कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, सब चीज़ अनसर्टन है, पर सर्टन क्या है, हमारा प्रिपरेशन, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा सवाल था। इसमें पूछा गया है कि किस स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्शन की बात नहीं कही गई है कि किस स्टेट में ये इंटरसेक्ट होते हैं, ये बात नहीं कही गई। इसमें सिर्फ सिंपल सा पूछा गया है कि किस स्टेट्स के थ्रू ये दोनों, जो तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है हमारा 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अगर आपने मैप को सही से समझा होगा, उसके लोकेशन को समझा होगा, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये पास होते हैं दो स्टेट से, दोनों एमपी से भी और छत्तीसगढ़ से भी। तो इस हिसाब से हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन है मोर देन वन की वजह से सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन की बात नहीं कही गई है। ठीक है, अगर जिन्होंने ये गलत किया होगा शायद वो कंफ्यूज हुए होंगे कि पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन वाले अगर आपने सही किया, मतलब अगर आपने उस हिसाब से किया है, तो क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा है ना इंटरसेक्शन के बारे में, सिर्फ पास किस स्टेट से ये पास होते हैं उस बात पे जोर दिया जा रहा है। अगर इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जाता तो क्वेश्चन में वो इंक्लूड होता कि कहाँ पे वो क्रॉस होती है या कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, किस स्टेट में, या कहाँ पे इनका मतलब क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ होते, कहाँ जंक्चर है इनका, किस स्टेट में, ऐसे पूछा जाता। पर इसमें तो सिंपल सा सवाल था, तो इसमें आपको गलत नहीं करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, आपको इसको समझना है ध्यान से। तो इस मैप के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो पिंक से हाईलाइट किया गया है, वो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से गुजर रहा है, और जो हमारा 23.5 डिग्री वाला जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी एमपी और छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, और ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझिएगा, क्योंकि ऐसे लोकेशन बेस्ड और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में जो फैक्चुअल भी होते हैं। ओके, देन देखिए, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड करने का मेरा मकसद ये था कि पिछले साल नहीं, सॉरी, पिछले बीपीएससी में जो कैंसिल हो गया उसमें कोरियोलिस फोर्स से सवाल पूछे गए थे, तो हो सकता है कि उससे कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाएं अगले जो बीपीएससी में। तो कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट है जो अर्थ से भी रिलेटेड है उनको आपको समझना होगा, इसलिए मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का। देखिए, कोरियोलिस फोर्स जो है वो तो हमारा अर्थ के रोटेशन से जनरेट होने वाला एक स्यूडो टाइप फोर्स है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, क्या कौन कौन से सही है। ठीक है, इसमें करेक्ट कौन कौन सी है वो पूछा जा रहा है। तो इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये रही हमारी अर्थ।
ठीक है। अर्थ हमारी कैसे मूव होती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है अपने एक्सिस पे। ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, जो विंड है वो राइट डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू द कॉर्लिस फोर्स, और जो साउथ है उसमें क्या हो जाती है विंड हमारी, लेफ्ट लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से जो और इसी फोर्स की वजह से जो हमारा विंड मोमेंट है, जो हमारा ट्रेड विंड्स जो बहती है, जो हमारी प्रिवेलिंग विंड्स बहती है, उनका डायरेक्शन इम्पैक्टेड होता है। ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि राइट नॉर्थ में हो जाती है और लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। ठीक है। और जो द कॉर्लिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अब ये क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा हमारा लैटिट्यूडनल जो लाइंस हैं, और इसके सेंटर से भी हम एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें। ठीक है। ये रहा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड हुआ। ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए ये हमारा 80 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है। तो इस 80 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखिए कि हमारा जो एंगल है वो तो बढ़ गया, है ना। तो जैसे जैसे हमारा जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे कॉर्लिस फोर्स भी ज्यादा होते जाता है। यही बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा पोल है, पोलर एरिया पे जो कॉर्लिस फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है देन द इक्वेटर। इक्वेटर पे इस फोर्स का जो इम्पैक्ट है 0 है, पर पोल पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। तो इस हिसाब से बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब पोर्शन है बीपीएससी का, अटल टनल। ठीक है। अटल टनल से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इस बार जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछे गए, उससे पिछले साल भी पूछे गए थे। तो इसीलिए इसमें एक दो और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको देने की कोशिश की गई है। सो ये क्वेश्चन भी आपको आपके लिए इंक्लूड किया गया था। देखिए, इसमें तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था अगर सही तरीके से कहें तो। पहला जो है, इसमें से हमें करेक्ट करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें कौन सा नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ठीक है। इसको समझना है कि इसमें करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए बोला जाता है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। तो पहला है कि द 8.02 यानी कि लगभग 8 किलोमीटर वाली जो टनल है वो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल तो है। अब 3000 मीटर है, वो भी सही है। पर ये क्या लेंथ सही है क्या? नहीं। 8 किलोमीटर तो इसका लेंथ नहीं है, ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। 9.02 है इसका लेंथ, है ना। और ये लेंथ के बारे में इस साल पूछा भी गया था कैंसल्ड एग्जाम में। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। तो एक तो हमने करेक्ट पकड़ लिया, सॉरी इनकरेक्ट पकड़ लिया, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि द हॉर्स शू शेप्ड टनल इज कंस्ट्रक्टेड बिलो रोहतंग पास इन ईस्ट पीर पांजाल रेंज। करेक्ट है, रोहतंग पास में ही बना है, और जो रोहतंग पास है वो हमारा ईस्ट पीर पांजाल रेंज में है। करेक्ट है। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू हिमाचल प्रदेश। नहीं, ये कश्मीर वैली को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट नहीं करता, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो कश्मीर वैली होने की वजह से ये गलत हो गया, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ। हाँ, बीआरओ ने इसको क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस हिसाब से कौन कौन से हमारे गलत हो गए? पहला गलत हो गया और हमारा तीसरा गलत हो गया। तो मोर देन 1 की वजह से हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। तो ये है हमारा सही उत्तर। तो देखिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। हो सकता है कि आपको जानते भी हो, पर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो आपने गलत भी कर दिया होगा। पर जिन्होंने सही किया उनके लिए थम्स अप है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सॉल्ट वाटर लेक। चलिए, लेक भी बहुत पसंदीदा सेगमेंट है बीपीएससी का, और आई थिंक सारे पीएससी में लेक
से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक को आप क्लियर कट एक लिस्ट बना लीजिए, समझिए कि कौन सा फ्रेश वाटर है, कौन सा सलाइन वाटर है। ठीक है, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सॉल्ट वाटर लेक है। नीचे से चलते हैं। शास्तमकोटा लेक फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ है? केरला में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है और ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, लोनार जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो लोनार लेक है वो पहले माना जाता था कि किसी वोल्केनिक एक्टिविटी से ये बना हुआ है, क्योंकि इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं और क्रेटर तो वोल्केनिक इरप्शन से एसोसिएटेड है। पर बाद में फर्दर स्टडीज के बाद पता चला कि नहीं, ये किसी बाहरी इम्पैक्ट की वजह से बना है। बाहरी इम्पैक्ट बोले तो यानी कि किसी कॉमेट या एस्टेरॉइड के गिरने से ये लेक क्रिएट हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। और लोनार लेक जो है वो रामसर साइट में भी इंक्लूडेड है, शास्तमकोटा लेक भी रामसर साइट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको दो चीजें पता चल गई कि लोनार लेक सलाइन है पर शास्तमकोटा फ्रेश वाटर है, और ये दोनों रामसर में है, रामसर लिस्ट में है। कोलेरू लेक जो है वो भी रामसर में है। ठीक है, ये भी एक रामसर साइट है। कोलेरू लेक कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पर ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है और ये कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उनके डेल्टा के बीच में ये गोदावरी। ठीक है, कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में लोकेटेड है। और कोलेरू लेक को बहुत मतलब उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पर एक कम्युनिटी है, वधिक कम्युनिटी, उसको फिशिंग करने के लिए अलाउड है, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड है वो फिशिंग पे ही निर्भर करता है। तो उस चीज़ के लिए उनको अलाउ है कि वो लेक से फिशिंग कर सकते हैं। बाकी और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोलेरू लेक से आपको पता चलेगा कि फ्रेश वाटर है, ओके, कृष्णा और गोदावरी के बीच में लोकेटेड है और आंध्र प्रदेश में है। अब आ गया हमारा पहला जो ऑप्शन है, सोमोरिरी लेक। ये कहाँ है? तो ये हो गया हमारा लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख में है और ये सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो हमारा लोनार और सोमोरिरी ये दोनों लेक सॉल्ट वाटर है, तो इस वजह से हमारा मोर देन वन की वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सोमोरिरी लेक लद्दाख में एक और लेक है, पैंगोंग। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पैंगोंग लेक। ये भी जो है ये भी लद्दाख में है और वो भी सोमोरिरी के साथ साथ सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, तो सोमोरिरी और पैंगोंग जो दो लेक हैं, क्योंकि लद्दाख लैंडलॉक्ड एरिया है इस वजह से वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी फ्रेश वाटर बॉडी के साथ, रिवर के साथ। सो जो वो लेक है वो ब्रैकिश है, यानी सॉल्ट वाटर लेक है। समझ में आया आप सभी को? तो आप ऐसा करिए कि लेक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, तो उसके बारे में आप नोट्स बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि कौन से सॉल्ट वाटर है, कौन से फ्रेश वाटर है। समय दर समय उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, आसान है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, गहराई से समझा है किसी ने तो बहुत आसान था ये करना। ठीक है, अब इसमें जावड़ी हिल्स, डाफला हिल्स, मोलियानगिरी, कार्बी आंगलोंग हिल्स, ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन क्लियर कट पता होता तो बहुत आसान था। इसमें जो गलत आंसर वो मैं पहले बता देती हूँ, सॉरी जो सही आंसर वो बता देते हैं कि कौन सा है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, फिर क्वेश्चन नॉट वाला आया। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नॉट करेक्टली मैच यानी कि कौन जो इनकरेक्ट है। तो डाफला हिल्स कहाँ है? डाफला हमारा है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, और वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जो भी हिल्स हैं वो हिमालय का ही एक्सटेंट है, पूर्वांचल का ही एक्सटेंट है, तो ये करेक्ट है। मुल्यानगिरी वेस्टर्न घाट में है। मुल्यानगिरी कहाँ है? कर्नाटका में है। कार्बी आंगलोंग हिल्स कहाँ है? ये हमारा गारो खासी जयंतिया के बाद में पड़ता है कार्बी आंगलोंग हिल्स, जो असम वाला एरिया है, तो वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये भी सही है। गलत कौन हुआ? जावड़ी हिल्स। जावड़ी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। तो नॉट करेक्टली मैच में हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर।
अब इसको मैप से समझ लीजिए हैं। देखिए, ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में हमारा वेस्टर्न घाट, ये रहा हमारा ईस्टर्न घाट, ये रही हमारी जाउडी हिल्स, कहाँ है, ईस्टर्न घाट में है। और ये रहा डाफला हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमालय का एक्सटेंशन है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। ये जो मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स के इस वाले हिस्से में, ठीक है, जहाँ पे मैंने डॉट डाला है, ये है हमारा कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, ये कार्बी आंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट भी है असम में। तो ये जो है, ये हमारा इसी का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का एक्सटेंशन है, जिसका नाम कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू दे दिया गया। तो मिकिर हिल्स, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, ये सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही एक्सटेंडेड भाग है, ये वाला जो हिस्सा बनता है, ठीक है, जो मेघालय और असम का सदर्न पार्ट में जो जो पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और क्या था ऑप्शन, हाँ, डाफला हो गया, मुल्यानगिरी, ठीक है, मुल्यानगिरी जो है वो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न घाट में है और ये कर्नाटका में है। मुल्यानगिरी कर्नाटका में है, कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट पीक है मुल्यानगिरी, ठीक है। आपने बाबा बुदान की पहाड़ियां पढ़ी होंगी, तो बाबा बुधान की पहाड़ियों का ही एक पार्ट है मुल्यानगिरी, ठीक है, जो कि किस प्लांटेशन के लिए फेमस है, कॉफी के प्लांटेशन के लिए फेमस है। चिकमगलूर आपने सुना होगा, तो वही सारे एरिया चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही एक्चुअली ये मुल्यानगिरी जो हमारा रेंज है, जो बाबा बुदानगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और फिर रिवाइज करने में भी आसान हो जाता है। तो मेरा मकसद यही था कि आपको लोकेशन क्लियर कट आता है या नहीं, समझ में आया है या नहीं, उसको चेक करना। तो जाउडी हिल्स जो है ईस्टर्न घाट में है, वो चीज़ समझिए। तो और भी जो जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं, जैसे जाउडी हिल्स हो गई, हमारी शेवरोय हिल्स हो गई जो तमिलनाडु में है, नल्लामला हिल्स फेमस है जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सारे डिस्कस किए गए हैं वीडियो में, जो कि हमारे वेस्टर्न घाट के पार्ट है। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है और ये भी एक काफ़ी क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है कि इट एक्सपैंड्स इन 5 स्टेट्स इन इंडिया, नहीं, ये गलत है, ये 6 स्टेट में एक्सपैंड होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, 6 स्टेट्स हैं, इनमें ये एक्सपैंडेड है। अनामुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, अनामुडी हाईएस्ट पीक है और ये 3 हिल्स के कॉन्फ्लुएंस पे है। कौन कौन से है, हमारी पालनी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है और कार्डमम हिल्स है, ठीक है। तो इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, जो रेंज बनता है, उस पे ये हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। फिर है कि गाडगिल कमिटी रिपोर्ट्स रिकमेंडेड ओनली 37% ऑफ द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ईएसए। ईएसए बोले तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को हम क्या बोलते हैं, लिमिट कर सके और उसको नेचुरली हम ग्रो करने के लिए छोड़ दें। मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, उस एरिया को हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कहते हैं। एज ए लेमैन की भाषा में आप समझिए, नहीं तो फिर इसको बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड 2 बहुत फेमस रिपोर्ट्स मानी जाती हैं। पहला तो है कि गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल है, और दूसरा है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। गाडगिल का ये कहना था कि जितना का जो वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा ही हमें ईएसए घोषित कर देना चाहिए, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। पर कस्तूरी रंगन का ये कहना था कि नहीं, सिर्फ 37% ही हमें ईएसए घोषित करना चाहिए, बाकी के जो एरिया हैं 37% के अलावा जो एरिया है उसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है, माइनिंग है, वो सब हम कर सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट या और भी जितनी है वो कस्तूरी रंगन को ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उससे उनको मतलब एरिया मिल जाते हैं जहाँ पे वो डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं। पर गाडगिल ने ये पूरा का पूरा कह दिया कि नहीं, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है काफ़ी सेंसिटिव है, हॉट स्पॉट है, बायोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी उसमें काफ़ी रिच है,
फ्लोरा फौना काफ़ी डाइवर्स हैं, तो इसलिए उनको नेचुरली हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों कमिटीज़ में। तो अब देखिए, अब आपको पता चल गया कस्तूरी रंगन ने बोला था 37, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है गंगावली रिवर ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट। यस, गंगावली जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। सीडीपीओ के एग्जाम में ये ऑप्शन था कि कौन सी नदी है जो वेस्टवर्ड मिलती है, अरेबियन सी को मिलती है, तो उसमें वेस्टर्न घाट से निकलने वाली गंगावली रिवर का भी ऑप्शन था। तो ये भी आपको समझना है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कितने ऑप्शन हमारे गलत हो गए, पहला और तीसरा गलत हो गए, तो इस हिसाब से हमारा मोर देन वन की वजह से लास्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के मार्फत आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिल गए। चलिए, ये मैप था कि कैसे हमारा वेस्टर्न घाट लोकेटेड है और कहाँ पे हमारी अन्नामुडी जो पीक है। ओके, देन है ये बहुत आसान क्वेश्चन कि रिवर शिवनाथ, जोंक और रिवर तेल किस ट्रिब्यूटरीज हैं, किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये है हमारी महानदी। सीधा साधा क्वेश्चन था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वोल्केनो। नॉट एन एक्टिव वोल्केनो का मतलब क्या है कि वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है, या तो वो डोरमेंट है या फिर एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नॉट पूछ रहा है। माउंट एटना एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ है, इटली में। माउंट किलौआ जो है, ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ है, हवाईयन आइलैंड में। माउंट मेरापी एक्टिव है, कहाँ है, इंडोनेशिया में। माउना किया जो है ये डोरमेंट, ठीक है, ये डोरमेंट है और ये भी है हमारे हवाईयन आइलैंड में। ठीक है, तो इस हिसाब से नॉट एन एक्टिव वोल्केनो पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन माउना किया जो है सही हो गया। ठीक है, अब इसको रिलेट कर लीजिए कि एक्टिव वोल्केनो नहीं है, माउना किया मौन रखा है अभी कुछ समय के लिए, बाद में हो सकता है कुछ समय के लिए डोरमेंट है, बाद में भले ही एक्टिव हो जाए, तो कुछ समय के लिए मौन रखा है, तो मौना किया ने अभी तत्काल मौन रखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। हमारे हवाईयन आइलैंड्स में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं और बहुत सारे डोरमेंट भी हैं और बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए। ठीक है, तो जो हमारा हवाईयन आइलैंड है उसमें 5 फेमस हमारे वोल्केनिक आइलैंड्स का हम नाम जानते हैं और कई बार पूछा भी जा सकता है। तो उसमें देखिए, ये जो किलौआ है और जो मौना लोआ है, ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, हुआलाई ये डोरमेंट हो गया है, माउना किया जो है वो भी डोरमेंट है कि कुछ समय के लिए अभी शांत है, जिसको सुषुप्त बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, शांत है, बाद में भले इसमें एक्टिविटी हो सकती है। जो कोहाला है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, वो खत्म हो गया, उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई एक्टिविटी हो। तो इसको एक बार आप समझ लेंगे कि किलाउआ और जो मौना लोआ ये दोनों एक्टिव है, बाकी 3 है वो एक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से जो मौना किया है वो हमारा इस ऑप्शन के लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विथ मेकाडाटू डैम प्रोजेक्ट। रिवर कावेरी भी सीधा सवाल था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, पिछले साल बहुत फेमस था, मतलब बहुत इश्यूज हुए थे मेकाडोटू प्रोजेक्ट को लेके, प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। तो ये कर्नाटका में होने वाला मतलब प्रोजेक्ट है जिसको प्रपोज किया गया, और ये कावेरी और उसके ट्रिब्यूटरी अर्कावती इन 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बनने वाला है ये रिजर्वॉयर। ठीक है, और इसका मकसद है कि बेंगलुरु और उसके एडजेसेंट एरियाज को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाए इन नदियों के पानी से। तो ये है छोटा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेकाडोटू डैम प्रोजेक्ट, जो कि रिवर कावेरी से एसोसिएटेड है। क्लियर, देन आसान सा सवाल था, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ये थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। ठीक है, अब देखिए ये इसका सही उत्तर मैं पहले बता देती हूँ कि इसका है हमारा बरेल रेंज। ठीक है, बरेल रेंज जो है वो नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करता है। ये देखिए, जो पटकई बूम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, ये तीनों हमारे ईस्टर्न हिमालयस के ही पार्ट हैं। पटकई बूम, नागा हिल्स और इसके नीचे क्या होगा हमारा मणिपुर हिल्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर है तो ये हमारा मणिपुर हिल्स हो गया। अब इसी के बीच में है देखिए ये बरेल रेंज, यही बरेल रेंज जो है इनके बीच में ये सेपरेशन का काम करती है। क्लियर,
लुशाई हिल्स जो है, लुशाई हिल्स पहले मिजो हिल्स को पहले लुशाई हिल्स के नाम से जानते थे। पटकई बूम जो है हमारा ऊपर में है। कोहिमा हिल्स जो है वो मणिपुर हिल्स के, सॉरी नागा हिल्स के साउथ वेस्ट वाले पोर्शन में हमारा कोहिमा हिल्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा कोहिमा हिल्स। तो इस हिसाब से बरेल रेंज होगा इसका सही उत्तर। लोकेशन आपको समझना पड़ेगा तभी जाके क्लियर होगा। तो ये जो पटकई बूम है, ये पटकई बूम है, ये वाटरशेड का काम करता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये हमारा म्यांमार वाला हिस्सा है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में ये वाटरशेड का काम करता है, यानी कि जो नदियों का जो फ्लो है वो एक तरीके से हमारे इंडिया, मतलब जो स्लोप ग्रेडियंट है वो इस पटकई बूम के अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर। और बाकी जो गारो खासी और जयंतिया जो हिल्स हैं, ये मिकिर हिल्स है, ये सब हमारे पूर्वांचल के हिस्से नहीं है, हमारे ईस्टर्न हिमालय के हिस्से नहीं है। ये सब हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिस्से हैं जो टूट के जो जो हमारा बंगाल प्लेन है, जो हमारा डेल्टाइक एरिया उससे अलग हुए हैं। और ये एक्चुअली थे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिस्से, पर जो गैप है हमारा गारो राजमहल गैप, उसकी वजह से ये अलग हुए हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। फिर ये भी बहुत सीधा सवाल क्वेश्चन था कि कैसे सीक्वेंस है, जब अर्थक्वेक आती है तो क्या है, फर्स्ट से लेकर लास्ट में क्या सीक्वेंस है। तो पहले प्राइमरी वेव्स आती है, देन सरफेस सेकेंडरी वेव्स आती है, और देन सरफेस वेव्स आती है। वीडियो में डिस्कस किया गया है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। नॉट है भाई, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंट यानी कि क्या मतलब है, जब कन्वर्जेंट से नॉट एसोसिएटेड यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट मीन्स दो क्रिस्टल प्लेट्स दूर हो रहे हैं। तो जब कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन होता है तो उसमें क्या हुआ, कन्वर्जेंट में क्या होगा कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, जो हेवियर स्लैब होता है वो सिंक कर जाता है। तो जब सिंक किया तो वहां से लावा जो है हमारा निकलता है बाहर, जो मैग्मा निकलता है, तो वो हमारा क्या बनाएगा, वो हमारा आइलैंड बना देता है, वोल्केनिक आइलैंड बना देगा। फिर वो जो सबडक्ट हो गया, जो हमारा हेवी स्लैब है, जनरली जो ओशनिक स्लैब है वो सबडक्ट हो जाता है, तो गर्त का निर्माण होता है, डीप सी ट्रेंचेस बन जाते हैं। तो ये भी कन्वर्जेंट से रिलेटेड है। ठीक है, डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो सबडक्शन जोन है वहां पे वो काफी प्रोमिनेंट होता है डीप फोकस अर्थक्वेक के लिए, एक्टिविटीज के लिए। तो ये जो तीन चीजें हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक, आइलैंड आर्क्स और डीप सी ट्रेंचेस, ये सारे हमारे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से एसोसिएटेड है, जहाँ पे सबडक्शन हो जाता है, जहाँ पे हेवी स्लैब सिंक कर जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, या फिर ट्रेंच का निर्माण हो जाता है और अर्थक्वेक की संभावना होती है। पर रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट वैली यानी क्या, दरार पड़ गई। ठीक है, यही तो होता है ना, रिफ्ट मीन्स दरार पड़ी। तो ये दरार कब होगी, जब कोई दो प्लेट डाइवर्ज होगी। तो इसलिए इसे पूछना नॉट एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड मार्जिन, तो हमारा रिफ्ट वैली होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीधा मतलब आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से बन जाएगा। ओके, ये भी आसान सा सवाल है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है उनके रिगार्डिंग है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फियर, सही है। ठीक है, जिसको हम लैप्सरेट के नाम से जानते हैं। और द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, नहीं ये गलत है। जो हमारी हाइट है ट्रोपोस्फियर की वो पोल्स पे कम होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पर इक्वेटर पे ये इंक्रीज होती है। इन मेसोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट, करेक्ट है। सिर्फ ट्रोपोस्फियर एंड मेसोस्फियर में ही होता है जो हमारा टेम्परेचर वो घटता है हाइट बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, देन ट्रोपोपॉज इज द इंटरफेस बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, करेक्ट है। तो इसमें से कौन है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, ये गलत है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हुआ। देन लास्ट क्वेश्चन, पिचावरम मैनग्रोव इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत ही रिसेंट न्यूज है, जिसमें हमें 5 और जो हमारे मैनग्रोव, सॉरी रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए हैं, उसमें से एक है ये पिचावरम मैनग्रोव।
ठीक है, जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, रिसेंट न्यूज़ रेफर किया होगा, उनके लिए बहुत आसान है। तो ये है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। कांचीवरम से याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु से कनेक्शन हो जाएगा। कांचीवरम साड़ियाँ बनती हैं, तमिलनाडु में फेमस जगह है, और तमिलनाडु पिचावरम, इस हिसाब से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप क्वेश्चंस आप लोग को पसंद आए होंगे। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस था, फैक्चुअल भी थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी थे। अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस जरूर बताइएगा, ठीक है। देन थैंक यू बोलने से पहले एक दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी। ये छोटी बातें हैं पर बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं। ये कहना है कि देखिए, आप लोगों को हो सकता है कि कम मार्क्स मिले हों, कुछ लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हों। तो किसी को इसमें बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपका एक पार्ट ऑफ प्रोसेस ही, आप सीख ही रहे हैं। इसलिए इस टेस्ट का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम से पहले आप खुद को प्रिपेयर करें, आप खुद को जज करें कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है या आपने जो फैक्ट पढ़ा है, क्या आप उसको सही तरीके से एग्ज़ाम में या टेस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, आपको याद आ पा रहा है या नहीं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। इस टेस्ट का यही मतलब होता है। इसमें मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। आपको खुद को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन तो तभी होता है ना जब सिमिलर पैरामीटर्स हों, जब दो व्यक्ति के बीच में सेम रिसोर्सेज हों, सेम कंडीशन हो, और उस बीच जब हम कंपेयर करते हैं तब उसका सही अर्थ बनता है कि हाँ, सब सब चीज़ें समान होने के बाद भी इसने अच्छा परफॉर्म किया और इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वो कंपैरिजन एक वर्दी कंपैरिजन, एक यथार्थवादी कंपैरिजन है, प्रैक्टिकल कंपैरिजन। पर जब हम किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, फिर हम उस इंसान से क्या कंपेयर करेंगे। तो किसी को अच्छे मार्क्स आ गए, किसी को कम आ गए, इसमें कोई भी किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको कंपेयर करना है तो आपको खुद से कंपेयर करना है कि आपने जो कल पढ़ा था उससे ज़्यादा आप आज पढ़े या नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली या नहीं, आपने अपनी पर्सनालिटी में कुछ डेवलप किया या नहीं कल के मुकाबले। वो कंपैरिजन आपको खुद से करना है, किसी और से नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ ये गांठ बांध दीजिए कि आपको खुद बेहतर होना है, दूसरों से तुलना करके बेहतर नहीं होना है कि अच्छा उसने इतना पढ़ लिया तो मुझे भी पढ़ना है, अच्छा उसने ये कर लिया मुझे भी करना है। नहीं, आपको अपनी कमी, आपको अपनी जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ, आपको खुद से जानना, आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है और उस हिसाब से आपको वर्क करना है। वही एक सही मायने में आपका डेवलपमेंट होगा और आप तब देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या से क्या हो जाती है। क्लियर? देन है कि हैव फेथ इन यू एंड योर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। कई बार हम हताश हो जाते हैं, होगा नहीं होगा, सिस्टम के डर से, सिस्टम ऐसा हो रहा है, जो हम कर रहे हैं सही होगा नहीं होगा। इस सब चीज़ से मत घबराइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखिए कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ सही डायरेक्शन में है, सही होगा, मैं हद से ज़्यादा मेहनत करूँगी और मुझे सफलता मिलेगी। अगर ऐसा विश्वास है तो कुछ भी हो, सब कुछ संभव है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मन में गांठ बांध लीजिए कि अपने आप ऊपर जो विश्वास करना वो सबसे जरूरी है, और पॉजिटिविटी, इन दोनों चीज़ों का मेल बहुत जरूरी है लाइफ में। देन है बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया, 2 दिन आराम कर लिया, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन आराम कर लिया, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, भले आपने कल पढ़ लिया, आज आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पर कुछ ना कुछ पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ ना कुछ पढ़िए। मन नहीं कर रहा, आप एटलस निकाल के मैप ही रीडिंग कर डालिए, गूगल पे कोई टॉपिक सर्च कर डालिए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं या कोई भी नॉलेज आपको मिलती है वो कभी वेस्ट होने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देगी, या तो मेंस हो या इंटरव्यू हो या प्रीलिम्स हो या आने वाले भविष्य में आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो, कहीं भी जो आपने पढ़ा है, जो अपने मन से सीखा है, वो आपको ज़रूर फ्रूटफुल होगा। तो बी कंसिस्टेंट, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करिए अपने पर्सनालिटी में या अपने जो थॉट है या अपने नॉलेज में, कुछ ना कुछ पढ़िए, ठीक है। रेस्ट करना नहीं है, रेस्ट करना इन द सेंस कि एग्जाम ओरिएंटेड अगर प्रिपरेशन में अगर आप थक जाते हो, आप बोर हो जाते हो, तो आपको कंप्लीटली उसे डिटैच नहीं होना है, आपको उस लेन में लगे रहना है, पर उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो यही थी कुछ छोटी मगर कुछ मोटी बातें, जैसे शक्तिमान कहा करता था। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि कुछ शेयर करूं, तो होप आप सभी समझे होंगे। और ये बीपीएस जो बीसीडब्ल्यू है, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला जो चैनल है, वो एक फैमिली की तरह है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी की हेजीमनी है या किसी का आधिपत्य, ऐसा नहीं है। हम सब आप एक फैमिली की तरह ही हैं। हो सकता है हम में से, आप में से कोई हमारे भैया दीदी होंगे, हम
आप में से किसी के भैया दीदी टाइप होंगे, या हो सकता है कुछ लोग हम सब सेम उम्र वाले ही होंगे। तो ये एक फैमिली ही है, इसमें हम सबको मिल बांट के पढ़ना लिखना है, लर्निंग करनी है। कुछ आप हमसे सीखेंगे, हम लोग कुछ आपसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग लर्निंग का जो कार्यक्रम है चलेगा, और होप हम सभी को सफलता मिलेगी। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मोटिवेटेड रहिए, इससे हम भी मोटिवेटेड होते हैं। चलिए, थैंक यू।